नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सक्सेस जोन की सरकारी मास्टर सीरीज में। एक ऐसी सीरीज जिसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बल्कि आपको सरकारी मास्टर बनने की तैयारी कराना है। आज हम सुपर टेट 2019 प्रीवियस ईयर पेपर की क्लास लेकर आए हैं और आज की हम इस क्लास में सीडीपी, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये वही प्रश्न है जो सुपर टेट 2019 की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। याद रखिए, हर सही उत्तर आपको सरकारी शिक्षक बनने के एक कदम और करीब ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो बताइए। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि शिक्षण औपचारिक भी होता है। औपचारिक मतलब जिसमें एक उपयुक्त स्थान होता है, एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पढ़ाने के लिए सामग्री होती है, तो वो क्या होती है? औपचारिक। और अनौपचारिक का मतलब होता है जिसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है, निश्चित स्थान नहीं होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको शिक्षा सिर्फ औपचारिक तौर पर मिले। शिक्षा कहीं पर भी हमको मिल सकती है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी स्थान पर भी मिल सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण जो है यानी शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही पूछा गया था कि शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? एक, समाज विस्तार करना। 2, रोजगार वृद्धि करना। 3, नामांकन संख्या बढ़ाना। 4, अध्यापकों का विकास करना। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? तो इसमें सही होगा, देखिए, प्राथमिक विद्यालय में जो मिड डे मील यानी जो दोपहर का जो सरकारी विद्यालयों में जो है, सरकारी हो या सहायता प्राप्त जो विद्यालय होते हैं, उसमें बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। तो इसके पीछे जो उद्देश्य है, सरकार का ये उद्देश्य था ताकि सरकारी विद्यालयों में नामांकन यानी एडमिशन्स को बढ़ा सके। तो इसका सही आंसर होगा नामांकन संख्या बढ़ाना। मिड डे मील का प्राथमिक उद्देश्य स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाना और उनकी उपस्थिति को बनाए रखना है। और ये जो योजना है मिड डे मील, ये कब शुरू हुई थी? देखिए, ये शुरू हुई थी 1995 में। कब शुरू हुई थी ये? 1995 में। और वर्तमान समय में इसको पीएम पोषण कहा जाता है। वर्तमान में ये किस नाम से जारी है? पीएम पोषण। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो मिड डे मील योजना है, वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको पीएम पोषण योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? उद्दीपन प्रेरक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया को एसआर भी बोला जाता है। एसआर मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसका क्या मतलब है? यानी स्टिमुलस का मतलब है उद्दीपन, मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी भी प्रतिक्रिया को करवाए। उद्दीपन का मतलब जो किसी प्रक्रिया को करवाए, प्रतिक्रिया को। और अनुक्रिया मतलब उस उद्दीपन के बाद जो काम किया जाता है। यानी जैसे हमारे सामने क्या, जैसे क्लास की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे टीचर है, अब टीचर ने बच्चों से क्या प्रश्न पूछने स्टार्ट किए हैं क्लास में। अब क्या है, बच्चे सचेत हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या खोजने की कोशिश करते हैं कि इन प्रश्नों के जो पूछे जा रहे हैं उत्तर मिले। ठीक है, तो यानी कि उद्दीपन क्या दिया गया कि टीचर का क्लास में प्रश्न पूछना और उसके रिस्पॉन्स क्या हुआ कि बच्चे क्या है,
बच्चे क्या है आंसर ढूंढने के लिए क्या हो गए, एकदम सचेत हो गए हैं। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसमें उसने कहा था कि सही उद्दीपन और सही अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध बनाना। ठीक है, हमारा अब अगला प्रश्न है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, एप्रेक्सिया। तो पढ़ने और लिखने की अक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पठन संबंधी विकार है जिसमें शब्दों को पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। अब पढ़ने से देखिए, जिस बच्चे को डिसलेक्सिया से संबंधित यानी जो पीड़ित बच्चा होता है उसको क्या है, उसको पढ़ने से संबंधित क्या होती है, समस्या होती है। पढ़ने से संबंधित क्या है, वो जो है अक्षरों को शब्दों को पहचान नहीं पाता है। क्या है मतलब, जैसे समझिए जैसे बी लिखा है, अब बी को वो पढ़ता है डी, डी को पढ़ता है बी। जैसे लिखा है यहाँ कलम, कलम को पढ़ेगा कलम, कमल। ठीक है, यानी उसको पढ़ने से संबंधित क्या होती है, समस्या होती है डिसलेक्सिया में। ठीक है, दूसरा है हमारा डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है, ये क्या होती है, शरीर की गतिविधियों और तालमेल में कठिनाई से संबंधित होता है। यानी क्या होता है, इसमें किसी बालक को क्या होता है, जैसे शरीर की गतिविधि और तालमेल से मतलब है, जैसे जूते के जो फीते होते हैं उनको पकड़ने में कठिनाई हो रही है, गेंद को पकड़ने में हो रही है कठिनाई, या जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है तो उसको उसमें कठिनाई हो रही है, यानी वो अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है इसमें। ठीक है, एक इसमें एप्रेक्सिया। ठीक है, ये क्या है, जो ये जो है इसमें अप्रेक्सिया, इसमें क्या होता है, बच्चे को किसी भी काम करने में कठिनाई होती है या बोलने में कठिनाई होती है। यानी बच्चा चाहता तो है लेकिन जो उसका मस्तिष्क है उस काम को करने के लिए क्या है, जो सिग्नल होता है वो कैच नहीं कर पा रहा है, तो जिससे उसको क्या होती है, काम करने में परेशानी हो रही है, बोलने में परेशानी हो रही है। और इसमें सबसे पहला क्या है, ऑटिज्म। अब ऑटिज्म क्या है, ये देखिए न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज ऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है ये। इसमें जो बच्चा होता है उसको ध्यान से संबंधित समस्या होती है, किसी एक चीज पर सही से ध्यान नहीं लगा पाता है, उसको सामाजिक संपर्क में कठिनाई होती है। सामाजिक संपर्क मतलब कि में बातचीत करने में, घुलने मिलने में उसको कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। किसने कहा है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इनका तो एक सही आंसर होता है, वही हमको आंसर देना पड़ता है। तो ये जो बात कही है ये कही है E.M. रोजर्स ने, तो इसका सही आंसर है E.M. रोजर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। ये टर्म देखिए, अपव्यय एवं अवरोधन पर विचार किया। पहले हम इसको देख लेते हैं समिति। हार्टोग समिति, यशपाल समिति, मेहता समिति, जाकिर हुसैन समिति। तो इसका सही आंसर होगा हार्टोग समिति। यानी सबसे पहले अपव्यय और अवरोधन की जो समस्या है, सबसे पहले कौन सी समिति ने विचार किया है, हार्टोग समिति ने। अब देखिए हम समझ लेते हैं कि जो अपव्यय और अवरोधन क्या होता है। देखिए अपव्यय का मतलब होता है, जैसे कोई बच्चा है, बच्चा क्या है, बीच में ही, क्लास के बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है। यानी कोई क्लास 5 का स्टूडेंट है और वो 6 में जाने से पहले बीच में छोड़ दे, तो ये जो समस्या होती है अपव्यय होती है। ठीक है, अवरोधन होता है यानी एक ही क्लास में बच्चे का रुक जाना। अब जैसे कि वो कोई बच्चा 5वीं क्लास में है, ठीक है, अब वो क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल होके फिर से क्या है, वो उसी 5वीं क्लास में रह गया है, उसी क्लास में पढ़ता है। ठीक है, अब अवरोधन माने अवरोध पैदा हो गया उसके। ठीक है, तो अपव्यय हो गया, यानी जो बीच में वो पढ़ाई छोड़ी है उसमें, उस बीच में दौरान जो खर्च वगैरह आया उससे क्या वो खर्च हुआ है। ठीक है, और अवरोधन क्या है, उसके मार्ग में बाधा आ गई है कि फेल होना। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, परम शून्य स्थित होता है नामित स्केल में, अंतराल स्केल में, क्रमित स्केल में, आनुपातिक स्केल में। तो इसका सही आंसर है आनुपातिक स्केल में। आनुपातिक स्केल में वास्तविक शून्य या परम शून्य बिंदु होता है जो अन्य स्केल में नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? ये क्या है? एक कौशल है, पाठ प्रस्तावना। पूछा गया है कि इसका मुख्य संघटक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, शामपट लेखन, गृह कार्य है। तो इसका सही आंसर है पूर्व ज्ञान। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य घटक है पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान से मतलब है कि प्रस्तावना कौशल में छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नए पाठ को उससे जोड़ा जाता है। यानी जैसे कि अगर टीचर किसी क्लास में गया आज फर्स्ट टाइम टीचर जा रहा है क्लास में, तो क्लास में जाने पर तो अगर उसको नया पाठ पढ़ाना है टीचर को, तो पहले क्या करेगा, वो बच्चे जो पिछला उसने सीखा है उस चीज, जैसे उसको कोई नया टॉपिक पढ़ाना है, उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले टीचर जानेगा कि उसको इस टॉपिक पर थोड़ा बहुत भी उसको क्या है, समझ है या नहीं। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे या जो भी उनको नॉलेज होगी, पहले उससे प्रश्न पूछेगा कि बच्चा इस चीज को जानता है या नहीं जानता, तब जाके उस चीज से रिलेट करके, ठीक है, उस पुराना सीखा है उससे रिलेट करके बच्चों को कुछ नया सिखाएगा। तो ये पूर्व ज्ञान माने जो पहला ज्ञान है, ठीक है। तो पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नए पाठ को उससे जोड़ा जाता है। यही हमारा होता है पाठ प्रस्तावना कौशल, यानी छात्रों के पूर्व ज्ञान का उपयोग करके नए पाठ को जोड़ना। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986, 1992, 2005, 2009। इसका सही आंसर 2005। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एनसीएफ जो है ये कब आया था। तो ये एनसीएफ कब आया था? 2005 में। और इसको विकसित किसने किया था? एनसीईआरटी ने। किसने? एनसीईआरटी। याद रखेंगे ये, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। देखिए ये भी क्या है, हमारा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है एस.एन. मुखर्जी द्वारा, कैम्पबेल द्वारा, वेलफेयर ग्राहम द्वारा, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र द्वारा। तो इसका सही आंसर है वेलफेयर ग्राहम द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसी, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? भारतीय पुनर्वास परिषद मतलब आरसीआई, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। पूछा गया है कि इसकी स्थापना जो है किसके उद्देश्य से की गई है? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांगजन की शिक्षा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दिव्यांगजन की शिक्षा। देखिए आरसीआई का मुख्य कार्य दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास और शिक्षा से जुड़े पेशेवरों के प्रशिक्षण को नियंत्रित करना है। अब आरसीआई क्या है? ये भारत सरकार की क्या है? एक वैधानिक संस्था है जो दिव्यांग यानी जो विशेष आवश्यकता वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था है। अब ये संस्था क्या करती है? जो इस तरह के लोगों के लिए काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, पेशेवर होते हैं, उनके ट्रेनिंग, उनको मान्यता देना और उनके पंजीकरण का काम करती है। अब जैसे शिक्षा में जैसे आप देखते हैं ना स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं, वो क्या है, उनको जो मान्यता देती है, उनका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देती है वो आरसीआई देती है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है मस्तक और अधोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दोनों। तो इसका सही आंसर है 3, एक और दो दोनों। अब देखिए ये विकास के नियम है, ये 2 नियम है। पहला है हमारा मस्तक अधोमुखी नियम। क्या है पहला? मस्तक अधोमुखी नियम। इसका मतलब है मस्तक माने सिर से पैर की ओर विकास,
और निकट से दूर का मतलब है केंद्र से बाहर की ओर। मस्तक अधोमुखी मतलब बच्चे का जो विकास है सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। अब इसका क्या मतलब है, यानी बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले अपने सिर सिर जो होता है उस पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद गर्दन पर, उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, और जो लास्ट में क्या है, बच्चा चलना सीखता है। तो मस्तक अधोमुखी नियम ये कहता है। अब दूसरा है निकट से दूर का नियम। ये क्या कहता है, ये कहता है शरीर के बीच से यानी केंद्र से, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, यानी जो शरीर विकास होता है वो क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसका मतलब है कि बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाता है, बाद में चीजों को पकड़ना सीखता है, फिर क्या है, उंगलियों से पेंसिल पकड़ना सीखता है। यानी सबसे पहले क्या करेगा, ये बच्चा पहले पूरा हाथ हिलाता है, बाद में चीजों को पकड़ता है, फिर लास्ट में क्या करता है, उंगली से पेंसिल पकड़ना सीखता है। ठीक है, तो विकासात्मक दिशा के नियम सम्मिलित करता है, यानी दोनों ही नियमों को सम्मिलित करता है, मस्तक अधोमुखी नियम और निकट से दूर का नियम। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय, सांस्कृतिक। तो इसका सही आंसर है सांस्कृतिक। प्रतीक, मार्गरेट ने कहा है, मार्गरेट ने अपने अध्ययनों में व्यक्तिगत अंतर के निर्धारण में संस्कृति की भूमिका पर विशेष बल दिया है। ठीक है, यानी वैयक्तिक भिन्नता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो माना है, संस्कृति को माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। ब्रेल लिपि के जनक हैं, ब्रेल लिपि के जनक है चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, पार्वियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लुई ब्रेल। अब ये जो ब्रेल लिपि है किसके लिए होती है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ठीक है, दृष्टिबाधित माने जो लोग आंख से नहीं देख पाते हैं। तो लुई ब्रेल ने दृष्टिबाधितों के लिए स्पर्श आधारित ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। स्पर्श यानी उसने एक ऐसी लिपि बनाई थी जिसमें क्या है, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो स्पर्श यानी छू कर क्या है, सीख सकते थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, स्किनर, स्पिनोबिच, पावलोव, बिने। तो इसका सही आंसर है पावलोव। प्राचीन अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको क्या कहा जाता है, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग। अब पावलोव ने क्या कहा था, पावलोव ने अपने जो नियम था उसमें कहा था किसी नई चीज को पुरानी चीज से जोड़कर सिखाना। अब उसके लिए उसने क्या किया था, अपने कुछ प्रयोग किए थे। अपना जो प्रयोग किया था कुत्ते पर किया था। कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए उसने क्या किया था, सबसे पहले कुत्ते के सामने क्या रखा था, भोजन को। अब भोजन को जब उसने रखा तो ऑब्वियसली जब कुत्ते के सामने भोजन आएगा तो मुंह से क्या आई, लार। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, भोजन रखा तो क्या आई, लार। तो वो क्या था, अनकंडीशनल स्टिमुलस। वो क्या था, यूसीएस, अनकंडीशनल स्टिमुलस आया तो उससे क्या हुआ, अनकंडीशनल ही रिस्पॉन्स आया। माने अब देखिए ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब सामने भूखे कुत्ता है उसके सामने भोजन आएगा, यानी बिना किसी कोई कंडीशन नहीं है। अब अब जब इसके सामने भोजन आया तो ऑब्वियसली क्या है, मुंह में क्या आएगी, लार। तो ये क्या हो गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस था, तो अनकंडीशनल ही रिस्पॉन्स हुआ। अब उसके लिए उसने फिर बाद में क्या किया, बाद में क्या किया, वो क्या घंटी बजाता था। ठीक है, घंटी बजाता था, घंटी बजाने पर क्या, कुत्ते को भोजन मिलता था। ठीक है, अब फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, अब कुत्ते को अब ये चीज उसके साथ रोज होने लगी कि जैसे घंटी बजी भोजन मिला। ठीक है, अब उस चीज से क्या हो, जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते को यानी पता चल रहा है कि अब उसको क्या मिलेगा, भोजन मिलने वाला है। तो जैसे ही घंटी बजती थी तो घंटी बजने पर ही कुत्ते के मुंह से लार आनी स्टार्ट हो जाती थी। ये क्या था, कंडीशनल थी, यानी ये कंडीशन थी कि घंटी बजेगी, ठीक, और फिर क्या होएगी, लार आएगी। कंडीशनल रिस्पॉन्स था, तो क्या हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया।
ठीक है, ये उसने दिया था पावलोव ने नियम कि किसी नई चीज को पुरानी चीज से जोड़कर सिखाना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए, हेरेडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एटेल, गाल्टन, डरवन, पियर्सन। तो इसका सही आंसर है गाल्टन। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। शारीरिक, जैविक और पर्यावरण सभी कारक बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। यानी गैने ने क्या दिया था? एक शिक्षण के लिए क्या कुछ सोपान दिए थे। अब उनको पूछा गया, सही क्रम पूछा गया है। सही क्रम क्या है? नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान। नंबर 2 संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम। नंबर 3 संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। नंबर 4 नियम अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम। तो इसका सही आंसर था तीन। यानी सबसे पहले क्या है? संप्रत्यय अधिगम, फिर नियम अधिगम, फिर समस्या समाधान। यानी उसने क्या किया? सबसे पहले क्या हो गया? संप्रत्यय, यानी कोई अवधारणा होगी, अवधारणा से क्या होगा? एक नियम बनेगा। अब जब नियम होएगा उससे क्या होगा? समस्या का समाधान। ठीक है, और अगला प्रश्न है सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? अनुवाद, प्रदीप्ति, उद्भवन, आयोजन। तो इसका सही आंसर है उद्भवन। यानी उद्भवन का मतलब क्या है? ये वह अवस्था होती है जिसमें क्या है? व्यक्ति समस्या को कुछ समय के लिए छोड़ देता है, लेकिन उसका जो अवचेतन मन होता है समस्या खोजने का कार्य करता रहता है। यानी ठीक है, उद्भवन चरण में व्यक्ति सचेत प्रयास छोड़ देता है, जिससे अवचेतन मस्तिष्क में समाधान विकसित होता रहता है। तो ये अवस्था होगी उद्भवन। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में। तो इसका सही आंसर है कोलकाता में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन कौशल, कौशल माने किसी भी चीज में या कोई भी हमारे पास टैलेंट हो, कोई भी हमारे पास हुनर हो, कोई हमारे पास कला हो, तो उसका उद्देश्य पूछा है। कौशल का मतलब यही होता है किसी भी प्रकार का हमारे अंदर कोई कला होना। अब इसमें पूछा गया है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमताएं विकसित करना, चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना, अच्छा शिक्षक बनना। तो इसका सही आंसर है चुनौतियों एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना। जीवन कौशल व्यक्ति को दैनिक जीवन की समस्याओं और मांगों से निपटने में सक्षम बनाते हैं। ठीक, पूछा गया है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है, ये याद रखेंगे। फ्रायड, क्लार्क एल हल, मैकडूगल, मॉर्गन। तो इसका सही आंसर है मैकडूगल। ठीक है, तो मैकडूगल ने क्या है 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था। इसमें क्या है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ठीक है, और अगला प्रश्न है सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, देखिए सहानुभूति कौशल क्या होता है पहले ये समझेंगे। तो सहानुभूति कौशल होता है जैसे पहले ऑप्शन सुन लेते हैं। सहानुभूति कौशल में व्यक्ति दूसरों की परेशानियों को समझता है, दूसरों को पसंद करता है, दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य करता है, हमेशा भ्रम रहता है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरों की परेशानियां समझता है। अब देखो इसको समझेंगे थोड़ा। सहानुभूति कौशल का मतलब है यानी अगर किसी, अब हम क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लास में समझिए कि यदि किसी स्टूडेंट को क्या है कोई घर में समस्या है जिसके कारण उसका क्लास में मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो टीचर को
उसको डांटने की बजाय उसकी सिचुएशन को समझना और फिर उससे बात करना, फिर उससे क्या है मदद करने का प्रयास करना होगा। यानी खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर सोचना और समझना कि वे वैसा कैसा महसूस कर रहा है। ये क्या होती है? सहानुभूति, यानी दूसरे की परेशानियों का समझना। सहानुभूति का मतलब दूसरे के नजरिए और उनकी भावनाओं को समझ पाना। ठीक है। पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, धनात्मक एवं अप्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं प्रत्यक्ष, ऋणात्मक एवं अप्रत्यक्ष। तो इसका सही आंसर है धनात्मक एवं प्रत्यक्ष। पुरस्कार क्या है? एक पॉजिटिव प्रोत्साहन है जो सीधे व्यक्ति को वांछित व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। यानी किसी बच्चे से बोलो कि अगर आप क्या है कल को ये पूरा पाठ याद करके आओगे तो कल को हम तुमको क्या देंगे, कोई गिफ्ट देंगे। तो इससे क्या है बच्चे को एक पॉजिटिव क्या है मोटिवेशन मिल रहा है कि अगर मैं इसको याद करूंगा, और ये एकदम प्रत्यक्ष है, सामने की चीज हो रही है। ठीक है, प्रत्यक्ष है। तो इससे क्या है बच्चे पर इसका एकदम पॉजिटिव असर होगा। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? यानी शिक्षा का अधिकार आरटी एक्ट 2009, 2010, 2005, 2001। तो इसका सही आंसर है 2010। ये 2009 में तो बना था, लेकिन ये लागू हुआ है पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में ही प्रभावी हुआ था। आरटी एक्ट 2009। ठीक। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया है। यानी ये विचार किसने दिया है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे? अरस्तु द्वारा, ह्यूम द्वारा, अर्बन द्वारा, डिंक द्वारा। तो इसका सही आंसर है अर्बन द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। अब इसको आंसर करने से पहले समझेंगे कि सामाजिक प्रेरक क्या है। सामाजिक प्रेरक का मतलब है जो हमें प्रेरणा दे समाज के लोगों से मिलने की, समाज में अच्छा स्थान बनाने के लिए, समाज में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो क्या होते हैं? सामाजिक प्रेरक। जो समाज में सम्मान, प्रतिष्ठा और दूसरे से संबंध स्थापित करने की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं? सामाजिक प्रेरक। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? आत्मगौरव, प्रेम, भूख, प्यास। तो इसका सही होगा गौरव। अब प्रेम, भूख, प्यास ये कोई सामाजिक नहीं है, ये क्या होंगे? हमारे व्यक्तिगत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीकों का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। यानी अलग ढंग से कार्य करना और नए तरीकों का इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व विकास, नवीनता, जागरूकता। तो इसका सही आंसर है सृजनात्मकता, यानी क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी। किसी समस्या का मौलिक और अलग समाधान ढूंढना क्या है? सृजनात्मकता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? मायर, पार्सन्स, वेबर। तो इसका सही आंसर है पार्सन्स। व्यावसायिक निर्देशन यानी वोकेशनल गाइडेंस किसने किया है सबसे पहले प्रयोग? इसके फादर माने जाते हैं पार्सन्स। अब व्यावसायिक निर्देशन का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के लिए कौन सा व्यवसाय या करियर सबसे अच्छा होगा, इसके बाद का गाइडेंस देना। अब स्कूल से ऐसे समझ सकते हैं कि कोई स्टूडेंट है 12वीं क्लास का, अब उसको नहीं समझ में आ रहा है कि उसको 12th के बाद किस फील्ड में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, टीचर बनना है, या पुलिस में जाना है, या कुछ और करना है। तो वो क्या जाएगा? किसी क्या है वोकेशनल एक्सपर्ट के पास जाएगा। ठीक है। अब वोकेशनल एक्सपर्ट उससे बात करेगा, उसके इंटरेस्ट को जानेगा, उसकी योग्यताओं को, उसकी क्षमताओं को और उसकी पर्सनैलिटी को, उसके आधार पर उसको गाइड करता है कि उसके लिए कौन सा फील्ड बेहतर होगा। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न क्या है? एकदम लास्ट प्रश्न है। ठीक है। प्रश्न है, एनसीईआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। एनसीईआरटी इन सभी नैतिक और सामाजिक मूल्यों को शिक्षा के माध्यम से विकसित करने पर जोर देती है।
ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। सरकारी मास्टर सीरीज की अगली क्लास पर। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सरकारी मास्टर से पढ़िए, सरकारी मास्टर बनिए। और एक बात, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।